हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टियों में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सबसे कम बैंक बैलेंस मेरा है, सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ में दबा हुआ मैं हूं। क्योंकि टिकट देते वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसदीय बोर्ड ने ये नहीं देखा कि किसके जेब में धन है, बल्कि ये देखा है कि किसके साथ जनधन है, किसके साथ जनधन है। मैं एक वृत्तांत सुनाना चाहता हूं कि ये चुनाव ठग की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का चुनाव और ठग के आत्मभान को बढ़ाने वाला चुनाव है। और वो कैसे है? मैं अपने बाल्यकाल में, अपने युवावस्था में, जब मैं कॉलेज में था तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। और वो दौर ऐसा था कि जब हम कॉलेज में गए 1998 में, तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार में जगत प्रकाश नड्डा जो है, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्रीमान जेपी नड्डा जी, जो छात्र राजनीति के अगुआ रहे, एफसीए के अध्यक्ष रहे यूनिवर्सिटी के प्रथम, वो स्वास्थ्य मंत्री बने। उनके साथ अनेक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद की बैकग्राउंड के एमएलए और मंत्री बने। तो जिन लोगों ने राजनीति ज्वाइन, छात्र राजनीति ज्वाइन की, उन लोगों में यह आकांक्षाएं होती थी, या उनको लोग कहते थे कि आप भी कल को जेपी नड्डा बनना चाहते हो, रणधीर शर्मा बनना चाहते हो, सतपाल सत्ती बनना चाहते हो क्या? तो सबके मन में अंकुर तो फूटता है। वैसे ही मुझे भी लोग छेड़ा करते थे और कहते थे कि यार तुम ठीक है, क्या करोगे, पढ़ाई करो, सिविल सर्विसेज में जाओ, एकेडमिक्स तुम्हारा अच्छा है, तुम इस चक्कर में मत पड़ो राजनीति के, क्योंकि ठियोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है उसके लिए तुम उपयुक्त कैंडिडेट कभी नहीं बन सकते। मैंने कहा ऐसा क्यों है भाई? कहते ऐसा इसलिए है कि ठियोग में तो करोड़ों रुपए लगते हैं, ठियोग में चुनाव वो लड़ सकता है जिसके पास करोड़ों रुपए है। भैया, एक नेता थी उस वक्त जो विधायक प्रतिनिधित्व करती थी, उनको तो कहते थे कि जितने तुम्हारे घर के असेट्स है उतने में तो वो एक साड़ी पहनती है। और एक नेता थे, एक नेत्री कहते साड़ी बदलती है करोड़ों की, और दूसरे थे जो हर तीसरे महीने कहते गाड़ी बदलते हैं करोड़ों लाखों की। तुम उनके सामने कहां टिक पाओगे? ये तब की बात थी। लेकिन चुनाव जब भी ठियोग का होता था तो ठियोग के बारे में चर्चा होती थी। ठियोग एक हॉट सीट है, सबकी नजरें पूरे प्रदेश की, देश की ठियोग पर रहती थी। और हम पूछते थे भाई ठियोग के बारे में इतनी चर्चा बाहर क्यों होती है? बाहर इसलिए होती थी कि यहां करोड़पति लोग चुनाव लड़ते थे और धारणा क्या थी कि ठियोग में तो पैसे की नदियां बहती हैं। मैं तब लोगों को कहता था कि मैंने ठियोग के चुनाव को बहुत नजदीकी के साथ देखा है। हमारा कार्यकर्ता पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, वो अपनी मेहनत से, कमाई हुई रोटी से नेता का स्वागत भी करता है, अभिनंदन भी करता है, और तो और घर में दावत देता है, बकरा भी काटता है, गाड़ी में तेल भी अपना भरता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब परिणाम आता है तो पूरे देश में चर्चा ये होती है कि इस बार तो ये जीत गई तो इसने ज्यादा लगा लिए, वो जीत गया तो उसने ज्यादा लगा लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कि पैसे वाले लोगों के चुनाव की राजनीति में होने के कारण ठियोग की जनता के ऊपर एक निराधार आरोप लगता था कि ठियोग में ये लोग पैसा बहाते हैं, शायद ठियोग के लोग पैसे के प्रभाव में वोट देते हैं। और ये धारणा आज तक बनी रही। और मैंने तब कहा था कि एक दिन आएगा, मैंने नहौल से यहां आई हुई है महिलाएं, नहौल की गर्मी में टमाटर की खेती 12 बजे दिन को करना, अपने टमाटर को बचाने के लिए अपने खून को पसीने के रूप में बहाने वाली महिला राजनीति भी करती है, खेत का काम भी करती है। लेकिन चुनाव आता है तो मेरी महिला खेत में काम करने वाली बदनाम हो जाती है कि ठियोग में पैसा लगता है। ऐसा वातावरण पैसा वालों के लड़ने के कारण बना हुआ था। मैंने तब कहा था और संकल्प लिया था मन में, एक दिन अवसर आएगा कि गरीब का बेटा राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधि बनकर के जनता के साथ इस कलंक को धोने के लिए काम करेगा। जब वो माइनस बैलेंस वाला प्रतिनिधि आप चुन करके भेजेंगे, उस दिन ठियोग के बारे में चर्चा ये नहीं होगी कि ठियोग में पैसे का प्रभाव रहा। ठियोग के बारे में चर्चा ये होगी कि ठियोग के खेत में काम करने वाले आम गरीब मजदूर, मजदूरनी ने
अपने जैसा बेटा विधानसभा में भेज करके वह खून पसीने की कमाई की महक विधानसभा में महकेगी और आप सबको पूरा हिमाचल प्रदेश देश सलाम करेगा। ये दिन देखने के लिए हम आते हैं। इसलिए मैं गर्व के साथ कह रहा हूं। और मुझे जिस दिन नामांकन का अंतिम दिन था उस दिन कुछ नेताओं ने यहां पर नामांकन किए। मुझे एक व्यक्ति ने मनोबल तोड़ने के लिए फोन किया और क्या कहा कि श्याम जी कहां फंस गए, संगठन में बढ़िया था, ऐसे ऐसे निकल जाते। मैंने कहा हम ऐसे ऐसे निकलने के लिए नहीं आए हैं, हम जन समुदाय के साथ जन समुदाय की बात को रखने के लिए आए हैं। उनका प्रतिनिधि बताओ क्या प्रॉब्लम है। कहते पता है नॉमिनेशन कौन कौन लोग भर चुके हैं। मैंने कहा हाँ मालूम है। क्या आज पता है पूर्व मंत्री जय बिहार लाल खाची जी के बेटे ने भी नॉमिनेशन भरा है। मैंने कहा हाँ, दूसरों के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे JBL खाची, बहुत वरिष्ठ नेता इस क्षेत्र के रहे, हम उनका आदर करते हैं, गरीब परिवार से आते थे। कहते उनके बेटे ने नॉमिनेशन भरा है। मैंने कहा हाँ, बड़ा नाम है, बड़ा परिवार है। कहते आपको मालूम है पूर्व विधायक की पत्नी है, उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, उन्होंने भी नॉमिनेशन भरा है, वो भी लड़ रही है। मैंने कहा हाँ उनका भी मालूम है। कहते आपको पता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, इतना बड़ा कद है। मैंने कहा वो भी मालूम है। कहते मालूम है सिटिंग विधायक राकेश सिंघा जिनके पास भी अथाह जमीन संपत्ति है और उनके लिए तो पूरे देश के कम्युनिस्ट चुनाव लड़वाने के लिए ठियोग में आ जाते हैं। मैंने कहा ये भी मालूम है। तो कहते इन सबके बीच आपको लगता नहीं कि आपका कद बहुत छोटा है। मैंने कहा हाँ, मेरे को अपने कद के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, 5 फुट 4 इंच फीता नाप के लगाता हूं। कहते फंस तो नहीं गए। मैंने कहा फंसा नहीं हूं, तुम जो बड़ा कद दिखा करके मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, उनका बड़ा कद उनकी विरासत के कारण है। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बहू है, लेकिन अजय श्याम जिसके ऊपर बाप का भी साया बचपन में उठ गया था, वो जनता का बेटा है। मैं अपना कद बड़ा करने की जिम्मेवारी ठियोग की गरीब जनता को, आम आदमी को सौंप रहा हूं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 8 दिसंबर को, मैंने कहा भाई साहब बढ़िया वाला फीता ला के रखना, बड़ों का कद छोटा हो जाएगा और एक छोटे व्यक्ति के कद को ये जनता बड़ा कर देगी, तुम नाप नहीं पाओगे। इसलिए ये जो लोग और चुनाव लड़ रहे हैं मित्रों, वो विरासत के कारण, पारिवारिक बैकग्राउंड के कारण लड़ रहे हैं। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं चुनाव लड़ रही है। अजय श्याम एक कार्यकर्ता के रूप में आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए चुनाव लड़ रहा है, आपके काम के लिए चुनाव लड़ रहा है, आपके विकास के लिए चुनाव लड़ रहा है। इसलिए इस चुनाव का जिम्मा आपके ऊपर है। मैं बहुत सालों तक संगठन में रहा हूं। मुझे कई लोग कह रहे हैं कि बहुत कार्यकर्ता आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं, आपने फोन नहीं किया। और सच में बहुत सारे मित्रों ने जिन्होंने मुझे सहयोग किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, उनसे बात नहीं हो पा रही है क्योंकि समय कम है। लेकिन मैं सबसे यहां बैठे हुए लोगों से और उनसे निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि भैया मेरे फोन का इंतजार क्यों कर रहे हो? मेरी क्या हस्ती है, मेरी क्या औकात है, मुझ में ऐसी क्या बात है? मुझ में कोई बात है तो यह है कि हजारों हजार कार्यकर्ताओं का आप जैसे मेरे साथ है, मेरे साथ है। यार तुम्हें टिकट मिला है, जो मेरे साथ चला है, कभी बस में गया है, कभी ढाबे में चाय साथ पिए, कभी स्कूल में पढ़ा है, कभी संगठन में रहा है, कभी विद्यार्थी परिषद में रहा है। हर वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। कभी सोचा था कि वो दिन आएगा इस ठियोग में कि माइनस बैलेंस वाले व्यक्ति को टिकट देगी पार्टी? लेकिन मैंने कहा कि राजनीतिक संस्कृति का बदलाव आदरणीय मोदी जी ने किया है। उन्होंने देखा है कि बड़े बड़े परिवारों ने जब राजनीति की है तो इस चुनाव को पॉलिटिकल प्रबंधन माना, वोट का मैनेजमेंट माना और उन्होंने देश की संपदा को लूटने का काम किया। देश में ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो लोगों की सेवा करे। तो उस सत्ता की गंगोत्री अगर कोई है तो वो गरीब का घर है और उसका उदाहरण है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जो चाय की दुकान में काम करते थे, चाय बेचा करते थे, और आदरणीय ठाकुर जयराम जी जो अभी भी जिनका परिवार मिस्त्री का काम करता है।
इसलिए सेवा की गंगोत्री है गरीब का घर। वहां से निकला हुआ व्यक्ति राजनीति में आम आदमी के दर्द, गरीब के दर्द को समझता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अजय श्याम व्यक्त सन्यासी के भाव से यदि अवसर मिला, आप लोगों की सेवा में जान लगा देगा, अपना खून पसीना बहा देगा। अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं कई बार कहता हूं कि ये ठियोग जो है ये देवधरा है, देवी देवताओं की हम पे असीम कृपा है। ये धरती जहां हम खड़े हैं देवता मानेश्वर महाराज की धरती है। यहां से हम निकलते हैं मतियाना तो सामने मां शरी के दर्शन होते हैं, माहेश्वरी मैया के दर्शन होते हैं। वहां से आगे चले जाते हैं ठियोग की तरफ तो वह देवता चिखलेश्वर महाराज विराजमान हैं। वहां से आगे निकल जाते हैं फिर देवता चिखलेश्वर महाराज जनोग में हैं। आगे चले जाते हैं तो गजेड़ी में हमारे देवता महासु विराजमान है। नीचे को मोहरी से अंदर को निकलो तो मातली में देवता डोमेश्वर है, हमारे बसमोल फलाना में मंदिर है। आगे चले जाएं तो आपके कुठान में देवता डोम का मंदिर है, विराजमान है। शर्मला में डोम देवता विराजमान है। वापिस घूम करके आओ तो बलग में हमारे देवता मंगलेश्वर महाराज विराजमान है, राजा बलि की धरती में। ऊपर को चले जाओ तो ट्याली में देवी ट्याली देवी धरेच विराजमान है, सबको आशीर्वाद दे रही है। वहां कॉर्नर में चले जाओ स्टिया में तो वहां पर नाग देवता चेड़ विराजमान है। वापस लौट करके आ जाओ तो हमारे ये जो चदारा परगना आता है वहां नाग देवता जदोड़ में विराजमान है, भरावना में नाग देवता विराजमान है, कंदरू में नाग देवता विराजमान है, पंदोई में देवता कोटी घाट में देवता पंदोई विराजमान है। आप छबीसी की राजधानी में चले जाओ, बड़ा गांव में तो देवता ब्रह्मेश्वर ब्रह्मा जी का मंदिर है। आप आगे चले जाओ छबीसी में तो देवता मलेंडू है। कुमारसैन में चले जाओ तो आपके देव आराध्य देवता कुमारसैन में देवता कोटेश्वर विराजमान है, देवता मरेच महाराज है। कोटगढ़ की तरफ बढ़ जाओ तो देवता मेलन में देवता चतुर्मुख विराजमान है। हर गांव में छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर विराजमान है। और जब यात्रा हम वापस घूम करके समाप्त करते हैं तो देवी मां हाटू के चरणों में शीश नवाते हैं। इतना सुंदर ठियोग, हर कोने में हर पहाड़ी पर देवता हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। देव संस्कृति का अनुपम संगम है जो देश की संस्कृति को प्राण देती है। और उस ठियोग के अंदर 3 महीने पहले देवी देवताओं के मध्य में राजनीति के गलियारे से एक नारा गूंज गया जो गौतम जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। वो कम्युनिस्ट विधायक ही लगा सकता है। वो नारा था, आप बोलो जरा कोई, वो नारा क्या लगाया था? जोर से माता बोलेगी, क्या था नारा? हिंदू धर्म से आजादी, मूर्ति पूजा से आजादी, मनोवाद से आजादी। इसलिए हमने जिसको वोट दिए थे 5 साल धरना दिया और अंत में क्या निष्कर्ष लेकर के निकला व्यक्ति, हमें क्या दे रहा है? हिंदू धर्म से आजादी, मूर्ति पूजा से आजादी। मैं पूछना चाहता हूं, आप पूछिए उनसे जब गांव में आते हैं। हमें तो कहीं आते हुए दिख नहीं रहे, प्रचार भी पता नहीं कहते रात को ही करते हैं आजकल। उनसे पूछिए, हर मंदिर का कारदार पूछे, हर मंदिर का गुरु पुजारी पूछे, नहीं तो देवता आपको जरूर पूछेंगे कि जब हिंदू धर्म से आजादी और मूर्ति पूजा से आजादी मांगने वाला वोट मांग रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? जरा इतना तो जरूर पूछना कि अगर हिंदू धर्म से आजादी दिलवाना चाहते हो तो कौन से धर्म में भेज रहे हो? जिस धर्म में क्या गाय का मांस खाया जाता है, जिस धर्म में महिलाओं को बुर्का पहनाया जाता है, क्या उस धर्म में भेजने का काम करना चाहते हो? ये पूछना चाहिए कि किस धर्म से आजादी की बात कर रहे हो। इसलिए मुझे तो कई बार लगता है कि इस छोटे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं आया हूं, मुझे ठोक के देवी देवताओं ने लाया है कि जाओ सनातन की रक्षा के लिए चुनाव लड़ो। और सनातन की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति के लिए हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन सनातन संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, 5 साल क्या रहा यहां धरना? 5 साल क्या रहा? जोर से बोलेंगे, 5 साल क्या था? अब कुछ है? अब कुछ है?